जम्मू कश्मीर का बजट साल 2026-27 का, इस पर जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में बहस चल रही है। बहस के दौरान अलग अलग जम्मू कश्मीर बजट के जो हिस्से हैं उन पर बात हो रही है और ये बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और पूर्व वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर, इस समय जो जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर भी हैं, अब्दुल रहीम राथर, उन्होंने अपनी एक तकरीर में साल 2009 और 14 के बीच में ये कहा था कि ये जो बार बार कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार भीख का कटोरा लेकर मरकज़ के सामने जाती है, भीख मांगती है और उस भीख के जरिए जम्मू कश्मीर चलता है, ये गलत है। जम्मू कश्मीर को जो कुछ केंद्र सरकार या मरकजी सरकार जो कुछ जम्मू कश्मीर की हुकूमत को देती है, वो जम्मू कश्मीर का आईनी हक है और ये आईन हिंद यानी ये हिंदुस्तान का आईन है जिसने ये तय किया है कि आपको जब आप हिंदुस्तान का हिस्सा बन गए, हिस्सा बनने के बाद जो मरकज़ का बजट है, उस मरकज़ के बजट से आपको की हिस्सेदारी जितनी बनती है, हमें उतनी ही हिस्सेदारी मिलती है, हमें उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। इसी बात को लगातार उसके बाद बहुत सारे और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबरान ने रिपीट किया है। क्या ये तथ्यों पर आधारित है, क्या ये फैक्चुअल है या ये किस्सा है, इस पर नजर दौड़ाएंगे। और नजर दौड़ाने से पहले मैं आपको ये बताऊं, ये तमाम डिटेल जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, स्टेट फाइनेंसेस अ स्टडी ऑफ बजट्स साल 2025-26 का जो जम्मू कश्मीर का बजट था और पूरे मुल्क की जितनी भी रियासतें हैं और रियासतों के साथ में जो यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके बजट का एनालिसिस है, जिससे ये पता किया जाता है कि स्टेट के माली हालात कैसे हैं, यूनियन टेरिटरी के माली हालात कैसे हैं, कौन सी स्टेट कौन सी यूनियन टेरिटरी किस हद तक सेंट्रल ग्रांट्स की डेवल्यूशन पर डिपेंडेंट है। ये सारा तखमीना इससे लगता है। तो जितनी भी बातें आप इस ब्लैक बोर्ड पर देखेंगे, वो तमाम बातें स्टेट फाइनेंसेस स्टडी ऑफ बजट 2025-26 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जनवरी 2026 में इस पब्लिकेशन को अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल रखा है। आप डाउनलोड करके वहां से पढ़ सकते हैं। और मेरी गुजारिश ये भी है कि जितनी भी चीजें इस ब्लैक बोर्ड पर आप देखेंगे, उन्हें रिबट किस्से कहानियां सुनाकर ना करें। उन्हें रिबट करने का आपका दिल करे तो फैक्चुअल डिटेल्स शेयर करके उन्हें रिबट करें। तो आइए चलिए देखते हैं क्या कहता है स्टडी ऑफ बजट 2025-26। किस हद तक जम्मू कश्मीर मरकज के ऊपर डिपेंडेंट है और क्या यह सच है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि वो जम्मू कश्मीर की माली जरूरतों को, जम्मू कश्मीर के बजट को फंड करें, जम्मू कश्मीर के बजट को पैसा दे। कितनी बड़ी जिम्मेदारी ये मरकज की है। मैंने लिखा भी है J&K डिपेंडेंस ऑन सेंटर लाइक अदर स्टेट्स। और बार बार ये भी कहा जा रहा है कि जैसे बाकी स्टेट्स हैं, बाकी स्टेट्स को पैसा मिलता है, वैसे हमें मिलता है, हमारे लिए कुछ स्पेशल मरकज नहीं करता। आइए आपको बताते हैं कि क्या मरकज वाकई जम्मू कश्मीर के लिए कुछ स्पेशल नहीं करता। वो एक एक करके मैं आपको तमाम चीजें इस ब्लैक बोर्ड पर बताऊंगा। और ये स्टडी ऑफ बजट्स है और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद कराता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आपको ये डॉक्यूमेंट मिल भी जाएगा। सबसे पहले नेट डेवल्यूशन। नेट डेवल्यूशन का मतलब ये कि मरकज कितना पैसा जम्मू कश्मीर को देने जा रहा है साल 2023-24, साल 2024-25 और साल 2024-25 दोबारा से। क्यों, ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले साल 2024-25 के एक्चुअल्स का मतलब ये हो गया कि मरकज ने कितना पैसा जम्मू कश्मीर की सरकार को साल 2023-24 में एक्चुअली दिया। तो दिया 59,071.6 करोड़। साल 2024-25 के लिए रिवाइज्ड एस्टिमेट्स थे 58,923.1 और बजट एस्टिमेट्स थे 58,624.1 करोड़। यानी जिस समय हमने बजट पेश किया तो हमने कहा कि 58,624 रुपए
24.1 करोड़ रुपया हमें मरकज की तरफ से मिलेगा, लेकिन उसके बाद हमें यह पता चला कि मरकज ने हमें 58,923.1 करोड़ दिया। अब यहां से एक बात साफ होती है कि जो मरकज जम्मू कश्मीर की मदद करता था वो मदद वक्त के साथ कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है। पहली बात तो ये क्लियर हो रही है। और दूसरा ये कि साल 2023 के बाद जम्मू कश्मीर में एक लोकतांत्रिक सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार ने कोई बहुत बड़ा पैकेज दिया हो, ऐसा भी यहां से नजर नहीं आ रहा है। अब कहानी क्या है? तो नैरेटिव, जैसे मैंने आपको कहा, अब ये जो मदद है ये कितनी बड़ी मदद है, ये बड़ा सवाल है। ये इसलिए भी बड़ा सवाल है क्योंकि इसी पर बवाल है। अब आपको मैं बताता हूं कि ये जो 59,61.6 करोड़ रुपया है, ये कितनी बड़ी मदद है, वो मैं आपको थोड़ा सा बताने की अब कोशिश करूंगा, ताकि आपको ये समझ आए कि 59,000 करोड़ का ये जो पैकेज की बात हो रही है या ये जो सेंट्रल फंडिंग है, कितनी बड़ी मदद है। ये जम्मू कश्मीर को मिला 58,624 करोड़। उसके मुकाबले में उत्तर प्रदेश को मरकज ने 3,66,217 करोड़ रुपए दिए, वेस्ट बंगाल को 1,55,016 करोड़ रुपए दिए, तमिलनाडु को 92,295 करोड़ दिए और तेलंगाना को 56,682 करोड़ दिए। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बाकी स्टेटों को भी मिला, लेकिन ये वो राज्य हैं, ये वो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्हें सबसे ज्यादा मरकजी सरकार जिनकी माली इमदाद या माली मदद करती है। तो ये आपने मदद देख ली। तो अगर जम्मू कश्मीर के मुकाबले में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को 6 गुना ज्यादा मरकजी सरकार मदद करता है, लेकिन इसकी वजूहात हैं। वजह नंबर 1 ये कि आबादी बहुत बड़ी है, वजह नंबर 2 ये कि मरकज के बिल्कुल करीब है, और वजह नंबर 3 ये कि यहां इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और जितनी भी बाकी तमाम, और उसके अलावा पावर और बहुत सारे जो अलग अलग शोबे हैं, हर शोबे में पैसे की जबरदस्त जरूरत है। तो उत्तर प्रदेश की को 3,66,217 करोड़ की मदद मरकज करता है, बंगाल को 1,55,016 करोड़। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि उत्तर प्रदेश को 6 गुना ज्यादा पैसे मिलते हैं। वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के मुकाबले में 3 गुना, और इसी तरीके से तमिलनाडु को जम्मू कश्मीर के मुकाबले में 2/3। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि बहुत सारे और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनको जम्मू कश्मीर से ज्यादा पैसा मिलता है। तो यह बात कि जम्मू कश्मीर को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, यह भी सही नहीं है। अब आगे बढ़िए। अब ये जो ट्रांसफर है, इसके बढ़ने का जहां तक ताल्लुक है, कितना बढ़ा, किस साल में कितना था, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते कहानी कहां तक पहुंची, अब इस पर बात करते हैं। जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, तो जम्मू कश्मीर के मामले में जो बढ़ोतरी है वो -0.8% के करीब है, यानी 0.8% बढ़ोतरी होती है साल दर साल, जो मरकज जम्मू कश्मीर को पैसा देता है। और अगर बाकी स्टेट्स की बात की जाए तो यह बढ़त लगभग 7% के करीब होती है, बाकी तमाम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की अगर बात की जाए। अब जहां तक नेशनल रैंकिंग का ताल्लुक है, उसमें जम्मू कश्मीर का नंबर 29वां है, 29th अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जम्मू कश्मीर के नीचे दिल्ली और पुडुचेरी आते हैं, इन्हें जम्मू कश्मीर से कंपैरेटिवली मदद कम मिलती है। अब ये जो जहन में बात आती है कि जम्मू कश्मीर को बहुत ज्यादा मिलता है, इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे की कहानी यह है कि जो पर कैपिटा ट्रांसफर है और जो डिपेंडेंस रेशो है वो बहुत ज्यादा है। यानी अगर मरकज इमदाद करना बंद कर दे, मरकज मदद करना बंद कर दे, या मरकज जो मदद कर रहा है उसको 5% या 10% घटा दे, तो जम्मू कश्मीर का बंटाधार हो जाएगा, जम्मू कश्मीर के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। और जितनी कटौती मरकज करेगा, उस कटौती को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार को कई डिपार्टमेंटों के बजट्स में कमी करनी पड़ेगी। इसीलिए जम्मू कश्मीर के मामले में यह कहा जाता है कि हां, यह बिल्कुल सच है कि जब हम मरकज की मदद की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पैसा उत्तर प्रदेश को मिलता है, लेकिन आगे बढ़कर जब हम बात करते हैं कि यह मदद जम्मू कश्मीर के मामले में क्यों बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह यह है कि जम्मू कश्मीर के बजट
को चलाता ही मरकज का पैसा है। अगर मरकज के पैसे को, सेंट्रल फंडिंग को आप बाहर निकाल देंगे तो आपका बजट धराशायी हो जाएगा। अब चलिए आगे की कहानी, जो असली कहानी है, असली कहानी यह है कि डिपेंडेंस कितनी है, यानी हम कितना मरकज के ऊपर डिपेंडेंट हैं, हमको मरकज से पैसा कितना आ रहा है, हमें पैसा कितना होता है, हमारे सेंट्रल ट्रांसफर्स कितने हैं और हमारा अपना रेवेन्यू कितना है, मरकज कितना पैसा दे रहा है और हम कितना पैसा जमा कर रहे हैं। और ये सब जब आपके सामने मैं खोलूंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि बिना मरकजी सरकार की मदद के जम्मू कश्मीर की सरकार का चलना मुश्किल है। तो इसलिए जब डिबेट करते वक्त, जब लेक्चरबाजी करते वक्त जज्बात में बहकर आप ये कहना शुरू कर देते हैं कि जो हमें मिल रहा है उसके लिए हम मरकज के शुक्रगुजार हैं, मगर मरकज हम पे कोई एहसान नहीं कर रहा, ये प्रेमाइस और ये आपका मानना और ये आपका सोचना सिरन गलत है। कैसे है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। आरबीआई के फिगर्स हैं, साल 2025-26 के बजट एस्टिमेट्स हैं, यानी जो बजट मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहला पेश किया, उस बजट में जो उन्होंने तखमीना रखा था, भाई इतने पैसे हम बजट में रख रहे हैं, ये मरकज से आएंगे, ये हमारे पास हैं, ये हम एजुकेशन में लगाएंगे, ये हम एडमिनिस्ट्रेशन में लगाएंगे, ये हम रेवेन्यू में लगाएंगे। तो बजट एस्टिमेट्स के मुताबिक मरकज ने ट्रांसफर करना था 58,624 करोड़, और 58,624 करोड़ जब मरकज देता है तो हमारी टोटल रेवेन्यू रिसीट्स यानी हमारे पास जो पैसा जमा होता है खर्च करने के लिए, वो लगभग कोई 80,000 करोड़ के करीब है। रेवेन्यू रिसीट्स हमारे 80,000 करोड़, और इन रेवेन्यू रिसीट्स में 58,624 करोड़ रुपया इस रेवेन्यू रिसीट्स का में इंक्लूडेड है। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि लगभग 75% आपकी रेवेन्यू रिसीट्स जो हैं, वो मरकज जो आपको पैसा ट्रांसफर कर रहा है, उस मरकज के ट्रांसफर किए गए पैसे से आपकी रेवेन्यू रिसीट्स 80,000 करोड़ पहुंचती हैं। यानी अगर आप इसमें तखमीना लगाएं तो लगभग 22,000 करोड़ रुपया है जो जम्मू कश्मीर की सरकार जमा करती है, जो टोटल रेवेन्यू रिसीट्स का हिस्सा बनते हैं। तो इसका मतलब यह हो गया कि जम्मू कश्मीर के रेवेन्यू में मरकजी सरकार का शेयर जो है वो 75% है जम्मू कश्मीर के रेवेन्यू में। इसका मतलब ये जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जम्मू कश्मीर की सरकार के पास 4 रुपए अगर खर्च करने के लिए है, मिसाल के तौर पर जम्मू कश्मीर की सरकार के पास अगर 4 रुपए हैं खर्च करने के लिए, इन 4 रुपयों में से 3 रुपये जो हैं वो नई दिल्ली से आ रहे हैं। यानी आपके पास खर्च करने के लिए 4 रुपए हैं, मगर इन 4 रुपयों में से 3 रुपया आपका दिल्ली से आ रहा है, यानी केवल 1 रुपया आपके पास है अपना खर्च करने के लिए। इसे कहते हैं ओवर डिपेंडेंस। एक तो होती है कि आप मरकज के ऊपर डिपेंड हैं, लेकिन आपके पास अपना भी कुछ है। लेकिन यहां आपकी सूरत यह है कि आपके पास 4 रुपए हैं और 3 रुपए जो हैं वो मरकज से आते हैं। अब आगे चलिए, आगे जब हम बात बढ़ाते हैं, जब अलग अलग स्टेट्स के साथ, क्योंकि ये जरूरी है, वरना लोग कहेंगे कि जनाब आपने तो कहानी कह दी मगर यूपी के साथ उसको कंपेयर नहीं किया। अब कंपैरिजन किस चीज का? मैंने कहा कि टोटल रेवेन्यू रिसीट्स आपके 80,000 करोड़ है, इसमें से सेंट्रल ट्रांसफर 58,624 करोड़ है, यानी 75% आपका पैसा मरकज से आ रहा है, यानी 4 में से 3 रुपए आपको दिल्ली दे रही है। लेकिन जो बड़ी बड़ी स्टेटें हैं, उन बड़ी बड़ी स्टेटों के साथ जब हम इसका मुआजना करते हैं तो कहानी कहां पहुंचती है, बड़ी बड़ी स्टेटों की में सूरत हाल क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 75% आपने जम्मू कश्मीर के केस में कह दिया, और ये मैंने बजट साल 2025-26 का लिया है, और ये 25-26 के बजट के एनालिसिस को, जो एनालिसिस उनका आरबीआई ने किया है, उसी एनालिसिस को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं ताकि आपको एक क्लैरिटी आ जाए कि जम्मू कश्मीर की माली सूरत हाल कितनी खराब है। और इस खराब माली सूरत हाल के बीच में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला नई दिल्ली को लेकर, और नई दिल्ली को लेकर जो उनका रवैया है वो इतना लचक क्यों है, उसकी वजह यही है क्योंकि वो हकीकत जानते हैं जम्मू कश्मीर के फाइनेंस की। अब आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको जम्मू कश्मीर का बताऊं तो मैंने आपको बता दिया
कि आपका रेवेन्यू जो है 75% मरकज के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है जी। यूपी 45 से 48%। ठीक है जी। उसके बाद बिहार को लेकर जो डाटा है वो लगभग 50 से 52%। उसके बाद वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी की स्टेट, लगभग 38 से 40% रेवेन्यू उनका भी मरकज से आता है। उसके बाद महाराष्ट्र का जहां तक ताल्लुक है लगभग 20%। उसके बाद तमिलनाडु और उसके बाद गुजरात। तमिलनाडु 20 से 22% और गुजरात का 17 से 19%। तो इसका मतलब यह हो गया कि जम्मू कश्मीर की जो डिपेंडेंस है नई दिल्ली के ऊपर वो इन तमाम स्टेटों से बहुत ज्यादा है। यानी आप यूपी से भी लगभग, अगर आप देखेंगे, लगभग 27% ज्यादा आप डिपेंडेंट हैं मरकजी सरकार के ऊपर। हालांकि यूपी के मुकाबले में आपका साइज, यूपी के मुकाबले में आपकी पॉपुलेशन कितनी है आप बेहतर जानते हैं, और बिहार के मुकाबले में आपकी आबादी, बंगाल के मुकाबले में आपकी आबादी, महाराष्ट्र के मुकाबले में आपकी आबादी, तमिलनाडु के मुकाबले में आपकी आबादी और गुजरात के मुकाबले में आपकी आबादी और आपका एरिया कितना है वो मुख्यमंत्री भी जानते हैं और तमाम मेंबरान भी जानते हैं। तो यानी जम्मू कश्मीर को जो मरकज देता है वो बाकी तमाम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से लगभग 27% के करीब करीब ज्यादा है। अब आगे बढ़िए। हालांकि आपको मैं ये भी बताऊं, मरकज में ये कहा जाता है कि बिहार और यूपी बहुत हद तक मरकज पे डिपेंडेंट हैं अपनी तमाम वेलफेयर स्कीम्स को चलाने के लिए। लेकिन जब आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डाटा को देखते हैं वो साफ तौर पर आपको ये बताता है कि इनकी डिपेंडेंस अगर है तो 50%, 50% जो रेवेन्यू है वो इनका अपना है और 50% रेवेन्यू से ये अपनी स्टेट को चला सकते हैं। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर जिसकी 75% जिसका रेवेन्यू कंपोनेंट मरकजी सरकार से आता है, अगर इस 75% का मान लीजिए 25% भी कम हो गया तो कितनी बड़ी परेशानी जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए बनेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सरकार के पास 25% रेवेन्यू कहां से जमा करेंगे कोई फार्मूला नहीं है। और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कुछ कोशिशें कर रहे हैं रेवेन्यू को जनरेट करने की, लेकिन आप जब अपने मैनिफेस्टो में मुफ्त सिलेंडर, मुफ्त बस राइड, मुफ्त बिजली, ये सब कहानियां जब आप अपने मैनिफेस्टो में सुनाएंगे तो आप जम्मू कश्मीर का भला कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि अलग अलग स्टेट्स के मुकाबले में जम्मू कश्मीर की डिपेंडेंस कितनी है। उसके बाद फिस्कल डिपेंडेंस इंडेक्स, FDI, फिस्कल डिपेंडेंस इंडेक्स की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर का फिस्कल डिपेंडेंस इंडेक्स 3.0 है। और अगर इसी फिस्कल डिपेंडेंस इंडेक्स को हम बिहार, यूपी, बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र से कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा है। अगर मैं बिहार की बात करूं तो 1.4 है, यानी उससे डबल फिस्कल डिपेंडेंस इंडेक्स जो है वो जम्मू कश्मीर का है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश का, वेस्ट बंगाल का, महाराष्ट्र का। इसका मतलब यह हो गया, अभी फिस्कल डिपेंडेंस इंडेक्स का मतलब क्या है, आम भाषा में इसको समझिएगा। जम्मू कश्मीर को 3 रुपए की जरूरत मरकज से पड़ती है अपना 1 रुपया रेज करने के लिए। यानी अगर 1 रुपया जमा करना है तो उस 1 रुपए को जमा करने के लिए भी मरकज के 3 रुपए की जरूरत है। और ये मैं वो गणित बता रहा हूं जो मैं नहीं बल्कि RBI का वो डॉक्यूमेंट जो बजट्स की स्टडी करता है, और बजट की स्टडी करके उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर की सूरत यह है कि 3 रुपए मरकज से चाहिए 1 रुपया रेज करने के लिए। यह सूरत हाल जम्मू कश्मीर की है। अब आगे बढ़िए। अब ये इतनी मरकज की जरूरत क्यों है? सबसे बड़ी वजह यह कि सब कुछ करने के बावजूद आपका जो इंडस्ट्रियल GST है वो अभी भी महदूद है, उतना नहीं है जितना होना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा मसला सैलरी, पेंशन, सुरक्षा व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन, और ये तमाम नॉन डिस्क्रिशनरी, कुछ नहीं कर सकते आप। और ये जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने कमेटी बनाई है,
जिसमें उन्होंने कहा कि हम डेली वेजरों को और कैजुअलों को और बाकी तमाम लोग जो SRO 520 में कवर्ड हैं, हम उनको पक्का करेंगे। यकीन मानिएगा मुमकिन नहीं है, नहीं कर सकते पक्का। आप किस्सा गोई कर लीजिए, कहानी कर लीजिए, कैसे करेंगे? अगर आपने इन्हें पक्का किया तो आपकी हालत ये इस वक्त हो जाएगी कि आपको मरकज से कर्जे पे कर्जा लेना पड़ेगा अपने बजट को आगे बढ़ाने के लिए, आगे चलाने के लिए, क्योंकि आपके माली हालात बहुत खराब है। पहले आपको ग्रांट पे ग्रांट मिलती थी, मरकज आपकी मदद करने के लिए तैयार होता था। अब आपने खुद कह दिया और ऐलानन कहा कि अब हमको लोन मिल रहा है और 50 साल के लिए हमको अब ये लोन मिल रहा है। कर्जा है, 50 साल के लिए लोन मिल रहा है आपको, इंटरेस्ट जीरो है, लेकिन हजरत लोन है, वापस देना पड़ेगा 50 साल के बाद आपको, और वापस दिए बगैर कोई चारा नहीं है। यह कोई ग्रांट नहीं है कि आई और आपके रेवेन्यू रिसीट्स का हिस्सा हो गई। ये कैपिटल रिसीट्स में आप इस लोन को इंक्लूड करते हैं। ये आपने वापस करना, या वो पैसा जो मरकज से आपके पास आए आप उसको खर्च कर दें और आपको वापस न देना पड़े, वो आपके रेवेन्यू का हिस्सा बनता है। लेकिन वो पैसा जो आपके पास आए और आने के बाद आपको वापस देना पड़े, उसे कैपिटल रिसीट्स कहते हैं। तो बताइए उस पैसे का क्या फायदा जो आपको वापस देना है? उससे बेटर ये नहीं है कि आपका रेवेन्यू जो आज 75% मरकज के ऊपर डिपेंडेंट है, इसको आप 75 से 25 तक ले आए। कैसे ला सकते हैं? वो इनोवेशन ही तो फाइनेंस मिनिस्टर का काम है। फाइनेंस मिनिस्टर का असली काम तो यही है ना कि ये जो नुकसान मुझे हो रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करने के लिए, मेरे पास पैसा नहीं है इनोवेशन के ऊपर खर्च करने के लिए, मेरे पास जो पैसा है वो सिर्फ किसके लिए है? तनख्वाह देने के लिए। यानी इसको आम जुबान में समझिए कि मैं ये नहीं सोच रहा कि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर कहां होगा, मैं ये सोच रहा हूं कि फिलहाल मैं जिंदा रह लूं, बाद में मैं देखूंगा कि जम्मू कश्मीर का 10 साल के बाद क्या होगा। इसीलिए चीफ मिनिस्टर जब कुछ बड़ा प्लान करना चाहते हैं नहीं कर सकते, उनके हाथ बांध देता है लेजिस्लेटर, उनके हाथ बांध देता है आम आदमी, उनके हाथ बांध देता है उनका अपना मैनिफेस्टो, और वो मैनिफेस्टो उनको मजबूर करता है वो कदम उठाने पर जिन कदमों के उठाने से उनका खसारा बढ़ता है, उनका फायदा घटता है। फायदा तो वैसे जम्मू कश्मीर को कभी हुआ ही नहीं। उसके बाद आगे और बढ़िए, आप फुल स्टेट नहीं है तो जो फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स बाकी स्टेटों को अवेलेबल है आपको वो अवेलेबल ही नहीं है, जो कुशन बाकी स्टेट्स को अवेलेबल है वो आपको अवेलेबल है ही नहीं। और स्टेट कब बनेंगे? स्टेट तब बनेंगे जब मरकज को यह यकीन हो जाएगा कि आप उन तमाम मुद्दों पर राजनीति नहीं करेंगे जिन तमाम मुद्दों के चलते जम्मू कश्मीर 30 साल से, लगभग पिछले 30 साल से आतंकवाद और अलगाववाद की आग में झुलस रहा था। लेकिन जब आपके लेजिस्लेटर झंडे डंडे की बात करें, आपके लेजिस्लेटर 370-35A को वापस लाने की बात करें, तो वो सरकार जो मरकज में, जिस सरकार ने ये तमाम चीजें जम्मू कश्मीर से दूर की हैं या जम्मू कश्मीर से विड्रॉ की हैं, क्या वो सरकार आपकी माली मदद फराखदिली के साथ करेगी? इस पर आपको सोचना है। उसके बाद आगे बढ़िए। अब एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई, जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत हमारी है, इसे बाकी स्टेटों के कंपैरेटिवली पैसा कम मिलता है, मगर जितना मिलता है अगर वो मिलना बंद हो जाए तो सरकार का काम करना नामुमकिन हो जाएगा। क्यों? कोई भी ग्रांट अगर कम कर दी जाती है, उस ग्रांट के कम करने से फौरन परेशानी आ जाएगी जम्मू कश्मीर के बजट को। उसके बाद हर स्टेट के पास एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर का मतलब यह हो गया, इस वर्ड को आपने समझना है, किसी इकोनॉमिस्ट को यह ब्लैक बोर्ड हाथ में लेना चाहिए था, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर भी परेशानी है। यानी आप अगर कथन वो करें जो सत्य पर आधारित हो तो कहा जाता है कि जी फलानी जमात वाले। हम अगर जमात वाले होते तो फिर अवार्ड वाले होते, हम अगर जमात वाले होते फिर रिवार्ड वाले होते, और हम अगर जमात वाले होते फिर लोग बड़ी खुशी खुशी और कूद कूद के उछल उछल के आते और कहते कि हमें आपसे बात करनी है। यकीन मानिएगा
कई लोगों से जब मैं मिलता हूं, ऐसा लगता है कि वो मन से ये बात कह रहे हैं कि अकेले में मिलो, कहीं तो बताएं तुम्हें। लेकिन चलिए, हम तो सहाफ़ी हैं, जो दिखता है वो बताते हैं। ठीक है जी। तो मैंने आपको कहा कि हर स्टेट के पास होता है एक, जिसे हम कहते हैं शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्बर का मतलब यह हो गया कि आपको मरकजी सरकार देती है 60,000 करोड़, कहती है लीजिए आपके बजट को हमने दे दिया 60,000 करोड़, या मान लीजिए 1 लाख करोड़ दे दिया आपको, सेंट्रल डिवोल्यूशन 1 लाख करोड़ हो गई। अचानक सरकार का मूड बदलता, वो कहते हैं जी हम 1 लाख करोड़ की बजाय हम आपको 40,000 करोड़ देंगे। 60,000 करोड़ केंद्र सरकार ने कहा हम नहीं देंगे आपको। आपने अपना सारा बजट प्लान कर दिया हुआ है, तनख्वाहों के लिए कितना होगा, पेंशन के लिए कितना होगा, उसके अलावा सैलरीज, पेंशन्स, उसके अलावा अलग अलग जो स्कीमें आप चलाते हैं, उन स्कीमों के लिए पैसे आपने मुख्तस कर दिए, आपने बजट में दिखा दिया। अब अगर 40,000 करोड़ रुपया, 60,000 करोड़ रुपया हमने कम कर दिया, अब आप करेंगे क्या? जम्मू कश्मीर के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए आपके पास, सिवाय रोने और मरकजी सरकार के पास ठूठा लेकर जाने का और कोई चारा नहीं। आई एम यूजिंग अ वेरी डेरोगेटरी वर्ड, बट दिस वर्ड नीड्स टू बी यूज्ड, ताकि हमारे वित्त मंत्री को यह बात समझ में आए कि जम्मू कश्मीर में सच बोलने की और तल्ख बोलने की जरूरत है, अगर आपको इकॉनमी को जिंदा करना है और लोगों की माली हालात को सुधारना है। लीडर वो नहीं जो लोग जो चाहें वो करे, लीडर वो जो वो करे जो लोगों के लिए बेहतर हो। तो अगर आप लोगों के लिए की बेहतरी सोच रहे हैं तो थोड़ी तकलीफ तो जरूर होगी, लेकिन अगर आप तकलीफ नहीं देना चाहते, खुश रखना चाहते हैं, तो फिर आपका बेड़ा गर्क निश्चित है। जैसे मैंने आपको कहा कि साल 2014 में जो आपकी माली सूरत थी, उससे बेहतर आज आपकी साल 2026 में माली सूरत हाल है, लेकिन आप आज भी 75% जो है वो मरकज के ऊपर आप डिपेंडेंट हैं। नहीं चल सकते आप मरकज के बगैर। मरकज अगर आपका हाथ खींच ले तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए फिस्कल प्रूडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरा, ये सच खुद को बोलने की जरूरत है कि हां, मरकज जब जो हमें देता है वो बाकी स्टेटों के कंपैरेटिवली कम है, मगर जितना देता है उसके बगैर हमारा चलना जरा मुश्किल है। और अगर आप आज मरकज के साथ आपकी दोस्ती है और वाकई आप वो लीडर हैं जो जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी से स्टेट की तरफ ले जाने वाले हैं, तो फिर मरकज आपको अगर चाहे तो इतना बड़ा एक पैकेज दे सकती है, और उस एक पैकेज को देने के बाद आपको कह सकती है कि भाई 5 साल के बाद आप दोबारा कभी आपको कोई पैकेज नहीं मिलेगा, इसी में अपनी इकॉनमी को रिस्ट्रक्चर करो, इसी में अपने हालात को आप बेहतर करो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पीछे वाली कहानी तो हो गई, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वो समझने की ये कोशिश करते हैं कि सेंट्रल ट्रांसफर्स और हमारी इकोनॉमिक स्टेट क्या है इस वक्त। आरबीआई की कांस्टेंट पोजीशन ये है कि अगर आपका जो नेट सेंट्रल ट्रांसफर्स, मैंने आपको बता दिया साल 2025-26 का 58,624 करोड़, ये जो 58,624 करोड़ हैं, ये लगभग आपका 26% जीएसडीपी है। लगाइए हिसाब, 26% आपका जीएसडीपी। और इसको भी नोट करिएगा, जब हम 26% जीएसडीपी की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है 1/4, 1/4 ऑफ J&K's एंटायर इकॉनमी, जम्मू कश्मीर की पूरी इकॉनमी का 1/4 हिस्सा जो है वो मरकजी सरकार उसको लिखती है। मरकजी सरकार के ऊपर वो निर्भर, 1/4। अब बताइए, अब आगे बढ़िए। जब बाकी स्टेटों के साथ जीएसडीपी पर आप इसको कंपेयर करते हैं तो जम्मू कश्मीर 25% पर है, और इसके मुकाबले में बिहार 15 से 16%, यानी बिहार भी इंप्रूव हो गया। उसके अलावा उत्तर प्रदेश 12%, उत्तराखंड 14%, हिमाचल 14-15%, वेस्ट बंगाल 7 से 8%। इसका मतलब यह हो गया कि जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा ट्रांसफर इंटेंसिव इकॉनमी है हमारे देश की। और इतना ही नहीं, हालांकि यह नहीं है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट की कई स्टेट्स हैं जिनकी सूरत बिल्कुल सेम है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जम्मू कश्मीर में फर्क है। आप इंतजार नहीं कर सकते और 50 साल का कि हमारी सूरत तब्दील हो जाए। आपको अभी से अपनी सूरत को तब्दील करने की कोशिश करनी है, और आप कर रहे हैं, वो दिख रहा है। यही कहा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने,
यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने उमर अब्दुल्ला की तारीफ क्यों की? क्योंकि उन्होंने कहा कि वो बजट में वो सब चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को बेहतर किया जा सके। और ये भी आप समझिएगा, जो बड़ी स्टेटें हैं उनकी पूरी कोशिश ये रहती है कि हमारी मरकज पर जो डिपेंडेंस है वो नीचे की तरफ जाए, टैंक करे, वो कम हो वो डिपेंडेंस। हमने कब ये कोशिश की, जरा बताइएगा ईमानदारी के साथ? कभी ये कोशिश जम्मू कश्मीर में किसी वित्त मंत्री ने नहीं की कि हमारी डिपेंडेंस मरकजी सरकार के ऊपर कम हो, हमारा अपना रेवेन्यू इतना हो कि हम मरकजी सरकार से जब पैसा मांगे तो बहुत थोड़ा सा मांगे। और ये जम्मू कश्मीर जैसी छोटी स्टेट के लिए कोई बड़ा, हालांकि स्टेट नहीं यूनियन टेरिटरी है, इस छोटी सी यूनियन टेरिटरी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, मगर इस मुश्किल काम को करने के लिए मुश्किल फैसले करने की जरूरत है। अब देखिए, सेंट्रल सपोर्ट, सैलरी, पेंशन, रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। अच्छा, अब आपने कहा 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन। चलिए जी, ये आपकी उपलब्धि नहीं है। 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन जो आपको मिला है, यह आपकी उपलब्धि नहीं है। ये केंद्र सरकार का फैसला है अब कि ग्रांट की बजाय लोन दो। क्यों? मेरी अपनी समझ कहती है, आई मे बी रॉन्ग एंड एन इकोनॉमिस्ट माइट करेक्ट मी। ग्रांट जब आप किसी राज्य को देते हैं तो राज्य जैसे मर्जी वैसे ग्रांट को खर्च करे, जनाब पैसे आए खर्च करो, हिसाब किसी ने लेना नहीं है। लेकिन लोन जब मिलेगा इसका हिसाब होगा कि भैया तुमको इतने करोड़ हमने दिए, तुमने खर्च कहां किए, अच्छा वापस दो, क्योंकि लोन तो वापस देना है ना। तो जो चीज आपको वापस देनी है, आप हिसाब उसका ना भी देना चाहें तो भी आपसे हिसाब लिया जाएगा। ग्रांट जब आपको मिली, ग्रांट के का मतलब ये कि पैसा आया, आपने खर्च कर दिया, कहानी खत्म हो गई। कोई नहीं पूछेगा, हाँ आपसे सिर्फ कैग पूछता, ऑडिट पूछता है, ये कहां खर्च किया, वो कहां खर्च किया। और कैग रिपोर्ट भी जो आती है उसमें जो ऑडिट में जो चीजें वो पॉइंट आउट करते हैं, वो बाद में असेंबली जो अलग अलग कमिटीज बनती हैं, उन कमिटीज के पास वो कैग रिपोर्ट जाती है, वो पैरा ड्रॉप हो जाते हैं। डिपार्टमेंट को पूछा जाता है, बताओ भाई तुमने ये पैसा यहां खर्च किया या तुमने यहां पर ये खर्च किया, तो बताइए कैसे। वो जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं तो पैरा को ड्रॉप कर दिया जाता है। तो ऑडिट रिपोर्ट जो तस्वीर दिखाती है, उस तस्वीर को देखने के बाद हम बड़ा बड़ा स्कैम कहते हैं, बड़ा स्कैम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पर कोई जानने की कोशिश नहीं करता फाइनली उस ऑडिट रिपोर्ट का क्या होता है। उसका ये होता है कि वो एक कमेटी के पास जाती है, वो उस पर बहस मुबाहिसा करते हैं, पैरा ड्रॉप होते हैं, कहानी आगे बढ़ जाती है। तो ऑडिट मालूम करता है कि आपको जो ग्रांट के तौर पर पैसा दिया गया था वो कहां खर्च किया आपने। लेकिन अब जो आप ये लोन लाए हैं 50 साल के लिए, इस लोन का तो हिसाब किताब होगा भैया। लिया है तुमने, खर्च कहां किया बताओ जल्दी। 10 रुपए भी मिलेंगे, हिसाब होगा। और मान लीजिए आपसे 10 साल किसी ने पूछा नहीं, 10 साल के बाद अचानक आरबीआई को एक दिन ख्याल आया, भैया पैसे वापस दे दो मेरे, क्या करोगे? यू हैव टू गिव इट बिकॉज द लोन। चलिए आगे बढ़िए। अब ग्रोथ कम क्यों होती है, ट्रांसफर पैसा तो इतना आ रहा है। सबसे बड़ा मसला यह है कि आपके पास ये बहुत लंबा चौड़ा किस्सा है, शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। देश के जितने भी राज्य हैं, आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर, अन्य कई वेबसाइट्स पर जब आप जाएंगे तो जो टोटल नंबर जो मुलाजमों का है उन स्टेट्स में, आबादी के हिसाब से बहुत कम है, और हमारा आबादी के हिसाब से बहुत ज्यादा है जितने मुलाजिम यहां पर हैं। ठीक है जी, यानी अगर मान लीजिए 20 करोड़ की आबादी है और 10 लाख मुलाजिम है, मतलब 20 करोड़ की आबादी पर 10 लाख मुलाजिम, तो 10 लाख और 20 करोड़ कहां, और 1 करोड़ 25 लाख पर 2,70,000 मुलाजिम तो बाज़ाब्ता आपके फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजटरी मैनेजमेंट का जो आपका डॉक्यूमेंट है उसके अंदर है। और उसके अलावा आरजी मुलाजिमीन को जोड़ दीजिए तो 5-5.5 लाख तो जम्मू कश्मीर के मुलाजिम हैं। यानी 1 करोड़ 25 लाख पर 5.5 लाख मुलाजिम और 20 करोड़ के ऊपर 10 लाख मुलाजिम। बताइए कोई तखमीना है? 20 करोड़ के ऊपर केवल 10 लाख मुलाजिम। तो इसलिए आपने मुलाजिम इतने, और आप और मुलाजिमत लगाने जा रहे हैं। लगाना चाहिए, क्योंकि आपकी नालायकी है, आप इंडस्ट्री को अट्रैक्ट नहीं कर पाए।
प्राइवेट इंडस्ट्री है नहीं यहां पर, सरकारी मुलाजमत एकमात्र तरीका है लोगों को रोजी रोटी देने का, और उसके अलावा बैंक का लोन, तो तीसरा कोई फार्मूला ही आपके पास नहीं। तो इसलिए जो पेरोल्स आपके हैं ये इतने ज्यादा हैं कि आपको सारा पैसा यहां खर्च करना पड़ता है। आगे बढ़िए, उसके बाद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है, और उसके बाद आप तो जानते हैं जब आतंकवाद और अलगाववाद पर केंद्र सरकार एक पॉलिसी बनाती है, आप उस पॉलिसी को भी रेजिस्ट करते हैं। आप ये समझिए कि अगर आपका सिक्योरिटी सिनारियो इसी तरह कर रहा और हालात ऐसे ही बने रहे तो एक पूरा रीजन जम्मू कश्मीर संभाग से अलग हो जाएगा। कोई भी कहानी करे कि नहीं होगा, होगा। उसका कारण यह है, यू कैन नॉट कीप अ रीजन हॉस्टेज टू अनदर रीजन जहां पर आतंकवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। तो आतंकवाद एक सबसे बड़ा कारण है कि जितनी भी सरकारों ने जम्मू कश्मीर का बजट या जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिक सूरत हाल बदलने की कोशिश की, नहीं बदल पाए, फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? मुख्यमंत्री कश्मीर संभाग से, उप मुख्यमंत्री जम्मू संभाग से, उनके मन में भी अगर होगा कि मुझे जम्मू संभाग में काम करना है, करेंगे कैसे? भाई कश्मीर में वहां की सिक्योरिटी और वहां की डेवलपमेंट इंटर रिलेटेड है। आपको ख्याल रखना कि पुलवामा में कोई बड़ा बवाल ना हो जाए, ख्याल रखना है कि अनंतनाग में कोई बड़ा बवाल ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है जम्मू संभाग में तो होगा कोई नहीं। तो इसलिए जितने भी मंत्री बनते हैं, चाहे बीजेपी के मंत्री भी बने, उन्होंने बड़ी कोशिश की जम्मू को प्रायोरिटाइज करने की, लेकिन तब भी प्रायोरिटी कश्मीर था। केंद्र सरकार कोशिश करे जम्मू को प्रायोरिटाइज करने की, कुछ हद तक कर पाएंगे, लेकिन प्रायोरिटी फिर कश्मीर है, क्योंकि आतंकवाद से लड़ाई वहां लड़ी जा रही है। ये जो रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, रामबन में आतंकवादी हैं, जो बसंतगढ़ में आतंकवादी मारे जा रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं? कश्मीर। तो इसलिए जिस सरकार की प्रायोरिटी एक संभाग है, इसलिए नहीं कि वो प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि उनकी मजबूरी है। दे हैव नो अदर ऑप्शन, दे कैन नॉट इग्नोर इट। तो इसलिए जब ये सूरत हाल हो तो आप कहेंगे इकोनॉमी में कोई तब्दीली आएगी, मुमकिन नहीं। फिर एक और परेशानी, एक्साइज। कई राज्यों का सबसे बड़ा रेवेन्यू का स्रोत एक्साइज है। आप कह रहे हैं जनाब सारी शराब की दुकानें बंद कर दो, हमें चाहिए ही नहीं, और किसी को मालूम नहीं कि एक्साइज आपको लगभग 2200 करोड़ दे रहा है, कम से कम भी 1500 करोड़ आपको दे रहा है एक्साइज। ठीक है जी। उसके बाद यह पहला डिपार्टमेंट जिसका बेड़ा गर्क करने की चेष्टा सभी विधायकों की है, सरकार की खुद की भी है कि बंद कर दे, और जो ही बंद करेंगे ये 2000 करोड़ कहां से लाएंगे? कौन देगा 2000 करोड़ आपको? अच्छा चलिए आगे, नंबर 2, पहला एक्साइज। दूसरा बड़ा डिपार्टमेंट वो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इन्हें कहा गया प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के लिए। ठीक है जी। शायद आप में से कई लोगों को मालूम ही नहीं होगा, जितनी भी बड़ी बड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं हमारे देश की, उनका रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स प्रॉपर्टी टैक्स है। किसी सरकार में हिम्मत नहीं हो प्रॉपर्टी टैक्स लगा सके। क्यों? भाई लोग विरोध करने के लिए सड़कों के ऊपर आ जाते हैं। बीजेपी को खतरा कि हम जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हार जाएंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को खतरा हम श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हार जाएंगे। तो जब आपको ये डर और ये खौफ है, फिर इकोनॉमी को भाड़ में जाने दीजिए, फिर सारे मिलकर दिल्ली जाइए और 1 लाख करोड़ का, 2 लाख करोड़ का, 20-25 लाख करोड़ का एक पैकेज ले लीजिए, तो भला करते रहिए जनता का। लेकिन ये चलेगा नहीं है, बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता सब्सिडियां खत्म हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता ग्रांट्स खत्म हो रही हैं, और आपको लोन दिया जा रहा है। तो थिंग्स आर चेंजिंग। और ये चेंज क्यों हो रहा है? ये चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर अब मांग यही है कि मुफ्त नहीं, मांग यही है कि बिना टैक्स के नहीं, मांग यह है कि आप कमाओगे और सरकार को दोगे। यह नहीं होगा कि आप कमाओगे नहीं, सरकार को दोगे नहीं। अब यह काम, मुफ्त वाला काम अब चलेगा नहीं। यह सब जगह लगभग हो चुका है। अब देखिए, म्युनिसिपल कमिटीज प्रॉपर्टी टैक्स लगाना था, अरे करोड़ रुपया इससे आना था, लेकिन आप लगा नहीं पा रहे बिकॉज लोग खुश करने हैं। ठीक है जी। एक्साइज, प्रॉपर्टी, और तीसरा सबसे बड़ा स्रोत आपके पास है पावर। पावर को लेकर आपका जो रवैया और एटीट्यूड है वो ऐसा है जैसे कंपनियां हम पर एहसान कर रही हैं पावर प्रोजेक्ट यहां पर लगाकर। कोई कंपनी हम पर कोई एहसान यहां पर पावर प्रोजेक्ट लगाकर नहीं कर रही है। दे आर यूजिंग अवर वाटर्स,
एंड वहां से वो बिजली पैदा कर रहे हैं। और इस लोकतांत्रिक देश में मेरा और आपका अधिकार है, यानी सरकार का अधिकार है कि वो केंद्र सरकार से कहे कि हम गरीब स्टेट हैं, जो बिजली हम पैदा करेंगे इसमें से कम आप हमें हर प्रोजेक्ट में से ज्यादा नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम 35% बिजली आप जम्मू कश्मीर को दीजिए। 35% हर प्रोजेक्ट से आप इसको टोटल करेंगे। ये करेगा क्या? इस 35% को, क्योंकि आप जो बिजली पैदा कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट तो आपका है उसकी बिजली आप बाहर मार्केट में बेच रहे हैं, लेकिन जो एनएचपीसी के पास है, जो एनएचपीसी के अलावा और किसी प्राइवेट पावर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टर के पास है, उसकी बिजली आप तो नहीं बेचेंगे, वो तो वो बेचेगा। तो इसलिए जो प्रोजेक्ट आपके पास है उनमें तो चलिए आपको है, लेकिन जो आपके पानी के ऊपर बन रहे हैं, बजाय वहां पर वाटर यूजेज चार्जेस मांगने के, आप कहिए कि हमको 30 से 35% बिजली हमको यहां से चाहिए क्योंकि हमारे पानी के ऊपर ये बन रहा है। दिस राइट इज रिजर्व फॉर ऑल द स्टेट्स इन द कंट्री, ये हक हर एक मुल्क के। तो इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। और तीसरा, यूजर बेस पावर में बढ़ाइए। यूजर बेस का मतलब यह हो गया, अगर 35 लाख गैस के कनेक्शन जम्मू कश्मीर में है तो 20 लाख बिजली के कनेक्शन, बात कुछ बनी नहीं। इसका मतलब चोरी बिजली की बहुत बड़े पैमाने पे अभी भी हो रही है और आपको मालूम नहीं। और इसके अलावा इसी पावर में एक और इंपॉर्टेंट चीज करने की जरूरत है। अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंटों के पास पावर कॉरपोरेशन का करोड़ों रुपया है। आप जब बजट बनाते हैं तो बेस पर कट कीजिए। बेस पर कट करने का मतलब होगा कि जब आपने बजट तैयार करते वक्त ही आप कहिए इतने पैसे बिजली डिपार्टमेंट को हमने दे दिए आपकी तरफ से, ताकि ये इनका बैलेंस शीट क्लियर हो बिजली डिपार्टमेंट का। वरना यकीन जानिए ये पैसा कभी बिजली कॉरपोरेशन को मिलने वाला नहीं है, और ये पैसा बहुत जरूरी है। तो ये उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है which कैन बी वन ऑफ द लैंडमार्क, जो आपके लिए रेवेन्यू का स्रोत बन सकता है, जिसमें आप ड्रामा बहुत कर रहे हैं, नजूल के लिए सरकार ने बाज़ाबिता तौर पर, उपराज्यपाल महोदय ने कहा, नजूल की तमाम प्रॉपर्टीज को हम दोबारा ऑक्शन करेंगे। जिनकी लीज खत्म हो गई है उनको दोबारा ऑक्शन करेंगे। मामला कोर्ट पहुंच गया। आप गंभीर नहीं हैं, लेकिन अगर आप गंभीर हो जाएं तो यहां से आपको अरबों रुपया मिल सकता है। आगे बढ़िए। आपके पास एक डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट को हम लोग वक्फ कहते हैं। अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज इस वक्फ के पास है, डिस्प्यूटेड है। वो प्रॉपर्टीज जिनका कमर्शियल रेट अरबों रुपया होगा, टके के भाव उन प्रॉपर्टीज को अलग अलग जगहों पर किराए पर दिया गया है। इसको और सीरियसली लेने की जरूरत है। ये भी इस रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स है आपके पास, वक्फ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इधर भी आपका ध्यान इसलिए नहीं जाता क्योंकि बूंद बूंद से गड़ा भरने की कहानी तो आप सुनाते हैं, पर बूंद बूंद से एक्चुअली गड़ा भरता है, इस पर आपको यकीन अगर होता तो इस डिपार्टमेंट की तरफ आपका ध्यान गया होता। तो ये मैंने आपको बताया कि ये हमारे बजट की सूरत है। अब जो सेंट्रल फंडिंग है, क्या इसी से बात आगे बढ़ेगी? अब देखिए, मामला ये है कि पहले तो आप जानते ही हैं ऑलरेडी कि जो आपका जीएसटी कॉम्पेंसेशन था, जो हर साल आपको मिलता था, करोड़ों रुपया वो होता था, वो जीएसटी कॉम्पेंसेशन आपका साल 2022 से बंद हो चुका है। ठीक है जी। उसके बाद अब ग्रांट से आप आ गए हैं लोन के ऊपर। अब सोचिए, जिस यूनियन टेरिटरी की डिपेंडेंस 75% रेवेन्यू जिसका केंद्र सरकार से आता हो, वहां इतने बड़े बड़े पॉलिसी शिफ्ट हो जाएं तो आप कहां खड़े रहेंगे? आपका वित्तीय डिपार्टमेंट का वित्तीय सेक्रेटरी करेगा क्या बेचारा? पैसा लाएगा कहां से? उसके बाद आगे बढ़िए। उसके बाद जो आपकी कैपिटल सपोर्ट है, यानी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बाकी तमाम चीजों के लिए जो पैसा आपके पास है, वो लोन है। कहां का? हमने जी एडीबी से ले लिया, हमने जी आरबीआई से ले लिया, हमारे पास जी वेज एंड मीन्स एडवांसेस है, ये सब कुछ आपके पास है। तो आपने क्या किया है? आपको मिला है 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन। मगर फिर कह रहा हूं, ग्रांट नहीं है, लोन है। पैसा आपको मिल रहा है मगर वापस देना है। ठीक है जी। फ्री मनी नहीं है, परमानेंट नहीं है और कंडीशनल है। ठीक है जी। आपका अपना रेवेन्यू कमजोर है, आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हैं उस लेवल पर जिस लेवल पर करना चाहिए। अब मान लीजिए केंद्र सरकार का मूड आ गया, 10% आपको कटौती कर दी। 58,000 में से 10% जब कटौती होगी तो लगभग 100 करोड़ आपका जाएगा।
6,000 करोड़ अगर गया तो क्या करेंगे? परेशान हो जाएंगे। ये ब्रिज वेज, ये नाले वाले बनने बंद हो जाएंगे। इसका मतलब साफ तौर पर यह है, इसको समझने की जरूरत है कि जब तक एक्सेप्शनल सेंट्रल सपोर्ट, जब तक केंद्र सरकार बहुत बड़ा दिल करके आपको यह पैसा देती रहेगी, तब तक आपकी कहानी चलती रहेगी। और जिस दिन केंद्र सरकार ने नलका बंद कर दिया, आपकी परेशानी 3 गुना बढ़ जाएगी। और अब ये जो केंद्र सरकार है, इनका मिजाज और इनका मूड जरा अलग है। पिछली सरकारों ने दुनिया भर का पैसा ग्रांट की शक्ल में आपको दे दिया, आपने जो उसका करना था कर दिया। पर यह सरकार अब कर्जा दे रही है। आप कहते हैं जी वो चाहिए, वो कहते हैं एडीबी से ले लो। आप कहते हैं ये चाहिए, वो कहते हैं जी वर्ल्ड बैंक से ले लो। आप कहते हैं जी पैसा चाहिए, वो कहते हैं आरबीआई से ले लो। आप कहते हो जनाब पैसा नहीं है, क्या करें, वो कहते हैं जेके बैंक से ले लो। यानी सब जगह से कर्जा ले लो। वो क्यों? ताकि आपको वापस देना पड़े। किया ही ऐसा जाता है। जहां आपको पता हो ना पैसा वापस मिलने वाला नहीं है, दिया हुआ, वहां आप क्या करते हैं? आप कहते हैं बैंक जाओ, वहां से लोन लो ताकि आपको वापस देना पड़े। तो इसका मतलब यह हो गया कि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो स्टडी ऑफ बजट स्टेट फाइनेंसेस 2025-26 की बुनियाद पर ये सारी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की है। अब इसमें अगर आप अपनी डिपेंडेंस को कम करना चाहते हैं, एक तो आपको अपना टैक्स बेस बढ़ाना पड़ेगा। प्रॉपर्टी टैक्स लगाइए, सर्विस टैक्स लगाइए, अर्बन लोकल बॉडीज में टैक्स लगाइए। आप दूसरा, आप पेरोल पर हैं, आप तनख्वाह देने के मूड में है ना, तो कामकाज कहां है? एक एक आपका प्रोजेक्ट कितना कितना समय लगा रहा है बनने में। तो बेहतर यह है कि आप आगे बढ़ने का काम करें। और ये जो सिलसिला इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रहा है, इस सिलसिले को लेकर मैंने एक लाइन भी लिखी हुई है कि जम्मू कश्मीर की सूरत हाल ये है कि हम कह रहे हैं फिलहाल जी लो, फिलहाल जी लो, कल की देखेंगे। ये रियलिटी है। फिलहाल जी लो, आज का दिन निकल जाए, कल देखेंगे। ये एटीट्यूड लग रहा है। इस एटीट्यूड से अगर जम्मू कश्मीर चलता रहेगा, जो परेशानियां आपको हैं वो बढ़ेंगी। और इस बात को समझिएगा, चाहे आपका रिक्रूटमेंट का मामला हो, चाहे आपका एम्प्लॉयमेंट का मामला हो, उन पर फोकस करिए और 3 चीजों पर फोकस छोड़ दीजिए। नंबर 1, ये जो पॉलिसी शिफ्ट केंद्र सरकार ने किया है, पॉलिसी शिफ्ट ऑन टेरर, आप इस पॉलिसी शिफ्ट का विरोध मत करिए। तो समझिए, ये पॉलिसी शिफ्ट जो टेरर पर हुआ है, ये कमर तोड़ देगा। ये आतंकवादी बनने से पहले अब आपको सोचना है कि जिस दिन आपने बंदूक उठाई, आपके घर परिवार में कोई सरकारी मुलाजमत नहीं मिलेगी। और हो सकता है आने वाले वक्त में वो भी समय आए जब आपको बैंक लोन भी नहीं देगा, जब आपको और ज्यादा परेशानियां होंगी, आप गाड़ी भी नहीं खरीद पाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, बिकॉज सिचुएशन इज इवॉल्विंग, इट इज चेंजिंग। ठीक है जी। सो पॉलिसी शिफ्ट जो टेरर पर हुआ है, इसका विरोध सरकार को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सरकार के भले के लिए है। नंबर 2, 370। नंबर 3, फ्लैग और 35A। ये किस्सा कि 370 का फायदा, 35A का फायदा, फ्लैग का फायदा। 11 साल पुराना जम्मू कश्मीर का बजट क्या मरकजी सरकार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था? आप राइट फ्रॉम 1975 से लेकर ठीक साल 2025 तक आप मरकजी सरकार पर डिपेंडेंट हैं। तो क्या इस झंडे ने आपको मरकजी सरकार पर डिपेंडेंस आपकी खत्म की? 370 के बावजूद आप मरकजी सरकार पर डिपेंडेंट रहे, 35A पर आपके बगैर आप मरकजी सरकार पर डिपेंडेंट रहे। मतलब क्या है इसका? मतलब ये सारे सियासी नारे हैं और इन सियासी नारों का प्रैक्टिकली कोई फायदा आपको नहीं हुआ है। अरबों रुपए के पैकेज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पैकेज दिया, उससे पहले इंदिरा गांधी के वक्त में पैकेज लिया आपने, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पैकेज दिया। पैकेज में पैकेज लेने के बावजूद अगर आज भी आप 75% आपका रेवेन्यू मरकजी सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है, तो फिर मुझे बताइए, आप झंडा गाड़ी के सामने एक की बजाय 4 लगाइए, 2 आगे लगाइएगा, 2 पीछे, 4 झंडे लगाकर क्या आपको लगता है कि आपकी इकोनॉमी रिवाइव करेगी? 4 झंडे लगाकर क्या जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी बेहतर होगी? 35A आपके पास था, कौन सा ऐसा कमाल का आपने बजट बनाया जिससे लोगों का भला हो गया और आपकी मरकजी सरकार पर डिपेंडेंस कम हुई? आपके पास 370 था, कौन सा कमाल आपने ऐसा किया कि टूरिज्म के लिए आप
सेंट्रल पॉइंट बन गए पूरे देश का। क्या आपने ऐसा किया? नहीं कर पाए आप। क्यों नहीं कर पाए? क्यों? क्योंकि ये था जिसे हम टेरर कहते हैं, ये था जिसे हम सेपरेटिज्म कहते हैं, ये सब चीजें थी। अगर ये सब चीजें ना हो तो बताइए जम्मू कश्मीर में परेशानी क्या है, दोनों संभागों में परेशानी क्या है। अगर कश्मीर में आतंकवाद ना हो तो जम्मू के मंत्रियों का फोकस जम्मू रहेगा, लेकिन कश्मीर में आतंकवाद है तो जम्मू वाले को भी कश्मीर दौड़ना है। तो इसलिए 370 को लेकर जब बात करें, झंडे को लेकर जब बात करें, और एक और बड़ी अजीब सी विडंबना है जम्मू कश्मीर की, आप बजट पर बात कर रहे हैं, आप जम्मू कश्मीर के बजट पर बात कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री को बताइए ना, सीएम को बताइए व्हाट टू डू, सीएम को बताइए व्हाट टू डू, बताइए ना मुख्यमंत्री को करना क्या है। भाई उन्हें मालूम है स्टेट ऑफ J&K इकोनॉमी, इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है वो बताइए ना। आप सीएम को बता रहे हैं कि जनाब फ्लैग, झंडा, जनाब 370, जनाब 35A, और फिर आप इतिहास खंगालने लग जाते हैं, पूरा इतिहास सुनाएंगे 53 से। हमने ये इतिहास यूट्यूब, फेसबुक और आपके जरिए असेंबली में लगभग 3.5 लाख बारी सुन लिया है अभी तक। कितनी बार और सुनेंगे? सुनने से क्या तब्दील होगा? मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है, वित्त मंत्री ये हैं, इन्हें बताना है कि आपको करना क्या है, और जब ये कुछ करते हैं तो इनकी मदद करनी है, जब ये कुछ करते हैं तो इनकी मदद करनी है इंप्लीमेंटेशन में। अगर हम ही इंप्लीमेंटेशन में सबसे बड़ी बाधा बनेंगे तो फिर कहानी आगे बढ़ेगी नहीं। तो इसलिए ये फ्लैग, 370, 35A, और एक और चीज आजकल चल पड़ी है, डोगरा राज था कि नहीं था। डोगरा राज था कि नहीं था। आप भी समझते हैं ये बयानबाजी है, और इस बयानबाजी का फायदा राजनीतिक तौर पर आपको हो सकता है, पर क्या इस बयानबाजी के बाद जम्मू कश्मीर का जो बजट है वो दिल्ली पर जीरो उसकी डिपेंडेंस हो जाएगी? नहीं, जीरो डिपेंडेंस नहीं होगी। आप तब भी दिल्ली पर डिपेंडेंट हैं। और क्या ये डिबेट का विषय है इस साल में? भाई डिबेट का विषय अगर हो तो आइए ना डिबेट करें 1996 से लेकर 2019 तक, जब तक जम्मू कश्मीर स्टेट थी, जो बजट आए उन बजटों में हुआ क्या, किया क्या, पैसा आया कहां, गया कहां, उस पर बात करें ना। अब ये डोगरा राज था कि नहीं था, ये ऐतिहासिक सच्चाई है। खुद को खुद डॉक्टर करण सिंह डोगरा कहते हैं। डॉक्टर करण सिंह से पूछिए ना डोगरा राज था कि नहीं था, वो बताएंगे आपको बेहतर, क्योंकि वो है इतिहास, वो है दरबार जिसको आपने मुंह किया। भाई अगर डोगरा राज नहीं था तो दरबार को मुंह क्यों किया आपने? क्योंकि दरबार आपका तो था ही नहीं। दरबार कहां था नेशनल कॉन्फ्रेंस का? नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई दरबार ही था। दरबार था महाराजा हरि सिंह का, और दरबार उसके बाद था डॉक्टर करण सिंह का। और डॉक्टर करण सिंह को तो खुद को कितने इंटरव्यूज में बता चुके हैं, डोगरी में भी बता चुके हैं, हिंदी में भी बता चुके हैं, उर्दू में भी बता चुके हैं, अंग्रेजी में भी लिख चुके हैं। इवन देन यू आर कंफ्यूज्ड कि भाई डोगरा राज था कि नहीं था। तो इसलिए ये कंफ्यूजन, इसको दूर करने की जरूरत है, और इन सब पर फोकस करने की बजाय फोकस इस पर करिए कि आप 75% केंद्र के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और ये समझिएगा कि सेंटर बाकी स्टेट्स के मुकाबले में आपको आज भी स्पेशल ट्रीट करता है। अब आप कहेंगे जी क्या स्पेशल ट्रीट करता है? अच्छा जी, ये सुनिएगा, जम्मू के एक बहुत बड़े आदमी हैं, जम्मू कश्मीर के, जम्मू के नहीं, जम्मू कश्मीर के बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़े होटलियर हैं। उनके परिवार का एक आदमी डायलिसिस करा रहा था। अस्पताल में अचानक मैं पहुंचा तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, मैंने कहा जनाब ये कौन है? उन्होंने कहा जी ये फलां के रिश्तेदार हैं। मैं कहा करीबी? उन्होंने कहा बहुत करीबी। तो मैंने कहा इनका जो डायलिसिस हो रहा है कैसे हो रहा है? उन्होंने कहा जनाब इनके पास आयुष्मान का कार्ड है ना, आयुष्मान का कार्ड है, यानी पूरे मुल्क में कानून अलग है, वहां पर आयुष्मान कार्ड के लिए एक बाज़ाब्ता कंडीशंस हैं कि अगर आप इन कंडीशंस को फुलफिल करेंगे तो आयुष्मान कार्ड मिलेगा। पर आपको आयुष्मान कार्ड जो है एक एक जम्मू कश्मीर के व्यक्ति को मिल रहा है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, कोई उसके ऊपर एक इनकम क्राइटेरिया नहीं लगाया गया है। तो इसका मतलब आज भी हम पूरे देश के मुकाबले में अलग हैं, पूरे देश के मुकाबले में आज भी हमको स्पेशल ट्रीट किया जा रहा है।
और आज भी हमारी स्पेंडिंग, अगर इस वक्त हमें कोई रेवेन्यू की परेशानी होती है, पैसे की परेशानी होती है, तो मरकजी सरकार हमेशा हर वक्त खड़ी होती है। तो कहानी थी इतनी कि बजट का डॉक्यूमेंट तैयार होता है, उसमें 2 डॉक्यूमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। एक डॉक्यूमेंट है आरबीआई का, जिसमें आप बजट को स्टडी करते हैं, और दूसरा डॉक्यूमेंट है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट। उसके अंदर आपको तमाम तफसीलात दी जाती हैं कि हम कहाँ थे पिछले साल, कहाँ खड़े हैं और आगे कहाँ जाएंगे। और बजट एट अ ग्लैंस में आपको पता चलता है कि पिछले साल हमने कितना खर्चा था, इस साल हम कितना खर्चने वाले हैं, सारे प्रपोजल उसमें आते हैं। अब अगर मैं उस पर भी डिटेल में आपसे बात करूं, तो आपके ही डॉक्यूमेंट से मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने कितना पैसा अलग अलग डिपार्टमेंट्स में और अलग अलग जगहों पर आपका कितना पैसा कम हुआ है। बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। माय सोल पॉइंट इज, इसमें कोई शक नहीं कि जम्मू कश्मीर को जो मरकज मदद करता है, सेंटर मदद करता है, वही मदद बाकी तमाम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की भी होती है, लेकिन जम्मू कश्मीर की उन तमाम के मुकाबले में 75% ज्यादा होती है।